मध्यकाल में जैसे आपने बताया कि बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में हिंदू राजाओं का शासन नहीं था और संघर्ष था, ट्रबल्ड टाइम्स थे, उथल पुथल हो रही थी, लेकिन आपने कहा कि चेतना कभी नहीं ख़त्म हुई। उस चेतना का उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि 6 परिवार, महाराष्ट्रन ब्राह्मण परिवार दक्कन से काशी आते हैं मध्यकाल में। अब यहाँ पे कोई हिंदू राजा तो था नहीं उनका स्वागत करने के लिए, अशर्फियाँ उन पे बरसाने के लिए, और किन हालातों में वो आए होंगे, कितनी कठिनाई से वो आए होंगे। तो ये 6 परिवार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि सभ्यता और संस्कृति खतरे में है और काशी को बचाना है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है इस सभ्यता और संस्कृति का। तो मतलब कि जब हम अपने आप को आज कंपेयर करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कितने छोटे हो गए कंपेयर टू व्हाट वी वर बिफोर। तो ये 6 परिवार आते हैं, उनमें से मैं एक परिवार का उदाहरण दूंगा। सब परिवारों का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। तो एक परिवार का मैं उदाहरण दूंगी, नारायण भट्ट फैमिली के थे। तो नारायण भट्ट उन बहुत विद्वान परिवार के थे। तो वो जब काशी आते हैं तब तक जो विश्वनाथ मंदिर था वो टूट चुका था। कितनी बार टूटा था? तीसरी बार या कुछ। ये कौन से साल की हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर जैन? अकबर के साइन। अच्छा। तो कहा जाता है कि सिकंदर लोधी ने जो लास्ट विश्वनाथ मंदिर था उसको सिकंदर लोधी ने तोड़ा जी। तो वो खंडर था। तो नारायण भट्ट उनकी चेतना देखिए, तो वो टोडरमल से संपर्क करते हैं। टोडरमल अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे और वो कहते हैं कि हमको विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनाना चाहिए। अच्छा। तो अकबर के काल में 2 इम्पोर्टेंट मंदिर काशी में बने। एक तो बिंदु माधव मंदिर जी। जो राजा मानसिंह ने बनाया जी। बिंदु माधव मंदिर उससे पहले बहुत बार टूट चुका था जी। तो आखिरी बार वो राजा मानसिंह बनाते हैं बिंदु माधव। उसी अकबर के काल में विश्वनाथ मंदिर जो पहले बहुत बार टूट चुका था वो नारायण भट्ट और टोडरमल बनाते हैं। मैं नारायण भट्ट के परिवार की कहानी ख़त्म कर दूं, देन विल कम बैक टू विश्वनाथ टेम्पल। तो ये जो परिवार है, इन्होंने ये मंदिर बनाया और इनके ग्रेट ग्रैंडसन गगा भट्ट वो शिवाजी के टाइम पे थे। तो जब शिवाजी आगरा से आ रहे थे तो कहा जाता है कि वो गगा भट्ट से मिले और फिर वो उनकी सहायता की गगा भट्ट ने कि वो सुरक्षित दक्कन पहुंच जाएं। अच्छा। और उसके बाद गगा भट्ट दक्कन जाते हैं कि माँ भवानी मंदिर में उनको पूजा करनी होती थी, बिकॉज़ वो उनकी फैमिली टेम्पल था। वहाँ से वो रायगढ़ जाते हैं, शिवाजी से मिलते हैं और ये फैसला होता है कि शिवाजी को वैदिक नियमों के अनुसार उनका कॉरोनेशन होना चाहिए और उनको राजा की पदवी देनी चाहिए। तो गगा भट्ट बोलते हैं क्योंकि वैदिक नियमों के अनुसार तो पता नहीं कब से कोई नहीं थी, कोई कॉरोनेशन ही नहीं हुआ था हिंदू राजा का। तो कहते हैं कि मैं जाके पढ़ता हूँ और मैं रूल्स बनाता हूँ। अच्छा। तो वो जाते हैं और जो उन्होंने रूल्स बनाए कॉरोनेशन के लिए वो अभी भी हमारे पास हैं। तो उन्होंने रूल्स बनाए, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, पूरा डिटेल्ड। अच्छा। हाँ, और कितने दिन पहले यू हैव टू प्रिपेयर, परिवार को क्या क्या करना है। अच्छा, फिर वो जाते हैं और वहाँ पर शिवाजी के कॉरोनेशन पे वो स्वयं होते हैं। अच्छा। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं। हाँ, और उसके बाद कहा जाता है कि बाद में शिवाजी के बाद में मतलब जब संभाजी का कॉरोनेशन होने जा रहा था तो संभाजी ने भी गगा भट्ट को कहा कि आप आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नहीं आ सकता।
तो वो किसी को भेजते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन इस परिवार का है और ये कंट्रीब्यूशन अभी नहीं ख़त्म हुआ। जनवरी 2024 में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में गगा भट्ट के परिवार का ग्रेट 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 ग्रैंडसन को आमंत्रित किया और उन्होंने उस पूजा सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। तो एक परिवार है जिस वो कोई धन नहीं था, कोई दौलत नहीं थी, लेकिन उनको ये था कि हमारी पूंजी है, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, और दे अबाइडेड विद दैट। कितने सदियों से वो, और पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसका मतलब वो नॉलेज ट्रेडिशन उनके परिवार में जीवित था और अभी भी है। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है और जिन वर्गों ने इस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को इम्बाइब किया, इसको सुरक्षित रखा, उनके बारे में हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों ने ही भारत को महान बनाया है। इट इज़ नॉट पीपल यू नो और पीपल लाइक यू और मी। मतलब दीज पीपल, इनको कोई इंसेंटिव नहीं था कि भाई यही पद्धति जारी रखनी है। इट वॉज सो मच ईजियर टू गिव इट अप और कोई रूटीन काम करते, लेकिन कितनी कठिनाइयों में, कितने संघर्ष में दे डिड नॉट गिव इट अप, एंड दीज आर द पीपल वी शुड रेवर। मराठाज वी नो डेक्कन के थे, लेकिन औरंगज़ेब के बाद उनका नॉर्थ इंडिया में बहुत विस्तार होता है और वो इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो मुग़ल बादशाह को भी अपना कैदी बना लेते हैं और इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि 2 विदेश आक्रमण होते हैं अगेंस्ट द मराठास। एक तो नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। एंड ये लोग भी किसी के इंस्टिगेशन इनविटेशन पे आते हैं हमारे देश में। शाह वली उल्लाह जो लीडिंग उलेमा थे, उनके खत हमारे पास हैं जो वो अहमद शाह अब्दाली को लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो बहुत समय के बाद यहाँ पे नमाज की आवाज़ ही नहीं होगी आपको। अच्छा। तो अगर आपको अपने मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा में कोई इंटरेस्ट है तो आप आइए, क्योंकि मराठास और सिख्स, ये 2 समुदायों के नाम लेते हैं कि उनकी वजह से इस्लाम विल बी इन डेंजर। तो अहमद शाह अब्दाली, पहले नादिर शाह आते हैं और फिर अहमद शाह अब्दाली आते हैं, लेकिन एंड बोथ ऑफ देम टू स्टॉप द मराठा राइज। लेकिन ये हैरानगी की बात है क्योंकि मराठास वो सारा रिकॉर्ड्स वो हमारे पास हैं, क्योंकि पेशवा दफ्तर में जो वो लेटर्स लिखते थे वो सारे हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं। तो पेशवाज और 2 पेशवाज खुद काशी आए इस मध्यकाल में और 3 पेशवा फैमिलीज़ की महिलाएं तीर्थ में आईं, और जो लास्ट जब उनका तीर्थ हो रहा था तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण शुरू हो गए थे। तो इतने एनवायरनमेंट में, और जब ये मराठा लेडीज़ आती थी तो नेचुरली उनके साथ सेना वगैरह होती थी, तो लोग यात्री जो काशी आना चाहते थे उनको था कि भाई इतनी सेना महारानी के साथ या उनके साथ आ रही है तो हम भी तीर्थ निकल आते हैं क्योंकि हमारी भी सुरक्षा हो जाएगी। सो thousands of people come to Kashi when even in these times when the Maratha ladies are coming to Kashi, क्योंकि उनको लगता है कि सुरक्षा हमारे को गारंटीड है तो हम भी इस मौके का फ़ायदा उठा लें। मतलब इमेजिन करिए कि ऑर्डिनरी लोगों को कितनी श्रद्धा थी, तो वो मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई मराठा पेशवा की धर्म पत्नी या व्हाटएवर, तो वो आती हैं यहाँ पे। 2 पेशवा खुद आते हैं, अपनी सेना को थोड़ी दूर रोक के आके काशी दर्शन करके चले जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि पेशवा दफ्तर में लेटर्स हैं। एक लेटर है मल्हार राव होलकर का। मल्हार राव होलकर वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो ये ज्ञानवापी को तोड़कर उसी स्थान पर मंदिर दोबारा बनाना है। और वो जो ब्राह्मण रहते हैं काशी में,
वो कहते हैं कि भाई हमको तो बहुत डर है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसको तो कोई अंदाज नहीं है कि अभी मुस्लिम्स यहाँ पे कितने शक्तिशाली हैं और हमारा हाल क्या होगा जब ये तो तोड़ के चले जाएंगे। सो यू नो दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज। और पेशवा के लेटर्स हैं, वो अपने कमांडर्स को नॉर्थ में, भैया काशी, प्रयाग और ये इलाहाबाद क्या कर रहे हैं आप? अच्छा। तो ये तीनों जो स्थान थे ये अवध नवाब्स के अंडर थे। अवध नवाब शिया थे और मुगल बादशाह सुन्नी थे। तो अवध महाराज को सुन्नी मतलब रिवाइवल हो रहा था तो उनको डर था और मेनी टाइम्स वो मराठास की हेल्प लेते थे इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द सुन्नीज। सो पेशवा लिखते हैं कि भाई अभी उनसे बात करिए और अगर वो केवल काशी देते हैं उनको बोलिए कि हम उनको मुगल वज़ीर बना देंगे। क्योंकि वो तो शक्तिशाली थे, मुगल बादशाह भी उनके कंट्रोल में था। तो कहते हैं अवध नवाब को बोलो हम मुगल वज़ीर बना देंगे उनको अगर ये हमको तीनों स्थान दे दें, और अगर वो केवल काशी देते हैं तो 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं। सो दिस इज द नेगोशिएशंस नहीं, एंड इट शोज द कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मराठास, नॉट जस्ट द पेशवास बट द एंटायर मराठास। और एक और लेटर है वेरी इंटरेस्टिंग महाजी सिंधिया का। महाजी सिंधिया was a person who came to prominence after the Battle of Panipat. Third Battle of Panipat में Maratha leadership almost all perished. उनकी they died on the battlefield. तो within 10 वर्ष के अंदर एक नया जनरेशन सामने आता है एज उतने ही दृढ़। महाजी सिंधिया का हमारे पास लेटर है, वो पेशवा को लिख रहे हैं कि जो अंग्रेज़ हैं अब वो टीपू सुल्तान से लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरा ये सुझाव है कि हम उनको कोई सहायता नहीं दें जब तक वो हमको परमिशन नहीं दें ज्ञानवापी मंदिर के असली स्थान पर दोबारा मंदिर बनाने के लिए। सो दे वर प्रिपेयर्ड टू गो टू एनी लेंथ। दिस इज अ स्टोरी विच इज देयर थ्रू आउट दिस पीरियड। जब से हम मराठास का इतिहास नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तब से वी फाइंड डिटर्मिनेशन and of course then we know that Ahilyabai Holkar rebuilt, but it's a very fascinating story। एक आपने प्रोफेसर जैन पेशवा माधव राव की विल का इसमें पिक्चर लगाई है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं प्लीज। ये पेशवा माधव राव 30 साल के कम उम्र में उनका देहांत हो गया, 30 इयर्स से कम में। और उनकी ये लास्ट विल जो आपने दिखाई है, तो वो कहते हैं अपने सक्सेसर्स को, अपने उत्तराधिकारियों को कि जो जो काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो वो लिस्ट लिखते हैं कि क्या क्या काम आपको, जो मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, जो आपको पूरा करना है, उसमें है कि काशी आपको वापस लेना है। And a 30-year-old man is writing this. Less than 30 इयर्स के कम में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप इमेजिन करिए, I mean I can only be full of admiration and respect for, मतलब एक व्यक्ति नहीं था जिसने इस संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा, पूरी समाज इस काम में लगी हुई थी, कोई वर्ग नहीं था जो इससे बाहर था। That is a very beautiful aspect of our history।